गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करियर पॉइंट डेलन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की जो वीडियो है वो भूगोल से संबंधित है और उसके महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस की सीरीज है। हम चाहेंगे कि शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और जितने भी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, उसके एक्सप्लेन को सुने, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में निश्चित तौर पे मदद मिल सकती है। तो ठीक है साथियों, हम चाहेंगे कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से आज जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो साथियों, आज के जो टेस्ट सीरीज है उसका जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा और आप इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में साथ साथ देते रहें। पहला क्वेश्चन है आपका कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। आपके जो विकल्प हैं वो है मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। देखिए साथियों, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र राज्य है उसी राज्य में अजंता और एलोरा की दोनों गुफाएं स्थित है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आप देख सकते हैं। देखिए, आज की जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत सारे क्वेश्चंस का मिक्स है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जा सकती है। आपके जो विकल्प हैं वो है ऑप्शन ए सोनार, बी है रडार या फिर सी है डॉपलर या फिर डी है मेजर। आपने बताना है कि समुद्र की जो गहराई है उसे किसके द्वारा मालूम की जाती है। चूँकि क्वेश्चन आज थोड़े ज़्यादा हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी करते रहेंगे। देखिए साथियों, जो सेकंड क्वेश्चन है समुद्र की गहराई उसे जो मापने का यंत्र है वो है आपका सोनार, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा सही। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है। आपके विकल्प हैं सागरीय नीला, बी ऑप्शन है काला या फिर सी ऑप्शन है नेवी ब्लू या फिर डी ऑप्शन है हरा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे आप अक्सर इग्नोर करते हुए चलते हैं और ऐसे ही पेपरों में क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। तो आप सब ध्यान रखेंगे, आज की जो टेस्ट सीरीज है उसमें हम हर एक पहलू से संबंधित क्वेश्चंस को लिए हुए हैं। और इसके पहले जो हमने ज्योग्राफी के 3 वीडियो बनाए हुए हैं वो हमारे चैनल पे जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए साथियों, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेवी ब्लू। जो नेवी ब्लू है, कहा जाता है कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके मध्य में स्थित जो धर्म चक्र है उसका कलर ऐसा है। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है आप देख सकते हैं। काल बैसाखी किस प्रकार है। पहला है सस्य स्वरूप, यानी आपको बताना है कि जो काल बैसाखी है वो किस प्रकार का है या ये किससे संबंधित है। बी ऑप्शन है आपके केरल में प्रचलित एक धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित, सी ऑप्शन है चक्रवाती तूफान से संबंधित या फिर डी ऑप्शन है कोई नहीं। मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं आप उसे एक बार ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें भाग ले सकें। देखिए साथियों, जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, चक्रवाती तूफान। ये भी ध्यान रखा करें कि कभी कभी अगर आपको किसी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड को अपनाएं, यानी कौन से विकल्प गलत हो सकते हैं। अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे सही उत्तर क्या होगा उसे आप पता कर सकते हैं। तो जो काल बैसाखी है वो एक चक्रवाती तूफान का टाइप है। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है आप देख सकते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, यानी जो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो कौन सा है। आपके विकल्प हैं बाघ, बी ऑप्शन है सूस, सी ऑप्शन है शार्क या फिर डी ऑप्शन है व्हेल।
क्वेश्चन नंबर जो 5th है साथियों कि जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सूस। सूस को एक अन्य नाम डॉल्फिन, जिसे कि प्रचलित नाम है तो आप डॉल्फिन के नाम से जानते हैं, जिसे सूस भी कहा जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाए, इसके बारे में जिन्होंने राय दी थी वो तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भारत सरकार को सजेशन दिया था। आप ये भी जानेंगे कि जो डॉल्फिन मछली है वो भारत की केवल गंगा नदी में ही पाई जाती है, और ये गंगा नदी के पानी की शुद्धता में भी इस डॉल्फिन मछली का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आप देख सकते हैं, जीवाश्म ईंधन नहीं है। आपके विकल्प है, ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है केरोसिन, या फिर डी ऑप्शन है डीजल। आपने बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जीवाश्म ईंधन से संबंधित नहीं है। बिल्कुल, आप सभी साथी हर एक प्रश्न को ध्यान से देखें और उसका आंसर ज़रूर बताते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो आंसर होगा, आपसे पूछा है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो आप देखिए कोयला, केरोसिन, डीजल, ये सारी चीज़ों को आप समझ, लेकिन जो सौर एनर्जी यानी सोलर एनर्जी जो है वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आती है। यानी 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप, चिपको आंदोलन, जो कि बहुत ही चर्चित आंदोलन रहा हुआ है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वंदना शिवा, बी ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, सी है मेधा पाटकर, या फिर डी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। आपने बताना है कि दिए गए व्यक्तित्व में से कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। देखिए जो चिपको आंदोलन है ये उत्तराखंड स्टेट से संबंधित है, और वहाँ पे पेड़ों की कटाई यानी वन की कटाई को रोकने के लिए लोग वृक्षों से चिपक गए थे कि आप वृक्षों को ना काटें, जिससे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। लेकिन उससे जो चर्चित व्यक्ति हैं यानी उसके जो प्रणेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन आपके लिए डी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो देख सकते हैं आप, टाइगर राज्य यानी टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, या फिर डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। आपने बताना है कि टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है। ख़ास तौर से जो भी स्टूडेंट टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो इसे आप बड़े ही ध्यान से देखते रहेंगे और इसके एक्सप्लेन जहाँ भी संभव है मैं आपको देते रहूँगा, आप उसे भी ध्यान से सुनते रहेंगे। देखिए साथियों, जो टाइगर स्टेट है इंडिया में वो जो नाम दिया गया है वो दिया गया है मध्य प्रदेश को, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आप देख सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपके विकल्प हैं CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सी ऑप्शन है CFC गैस, या फिर डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। आपने बताना है कि कौन सी इसमें गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए जो ग्रीन हाउस से संबंधित इसमें जो बोला गया है तो जो ऑप्शन डी नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों ही जो गैस है वो ग्रीन हाउस से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में कहा जाता है कि इससे जो है पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसे कम करने के लिए इसके ऊपर बहुत सारे मीटिंग सम्मेलन किए जा रहे हैं जिससे पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से बचाया जा सके। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आप देख सकते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है रेगिस्तान, झील, समुद्र, या फिर पर्वत।
क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं कि जो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके आंसर को आप एकदम ध्यान रखेंगे कि जो समुद्र है, ऑप्शन सी, समुद्र जो है इसे सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है आप देख सकते हैं, ओजोन क्षय यानी जो ओजोन परत में जो भी आप कह सकते हैं कि क्षय हो रहे उसको मापने की जो इकाई है वो कौन सी है। आपके विकल्प है रोएंटजन, डॉप्सन, मर्केली या फिर हर्ट्ज। चूँकि ओजोन परत के बारे में जिन्होंने खोज किया था उनका नाम था डॉप्सन, आप ध्यान रखेंगे। और डॉप्सन के नाम पे ही ओजोन क्षय से संबंधित इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा जाता है। जो डॉप्सन इकाई है वो ओजोन क्षय को मापती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये देख सकते हैं आप, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। पर्यावरणीय शुद्धता, खाद्यान्न शुद्धता, लाल पक्षी हेतु या फिर संकटग्रस्त जीवों को दर्शाने हेतु। देखिए साथियों, जो रेड डाटा बुक है ये एक संस्था IUCN है उसके द्वारा जारी की जाती है। और इस रेड डाटा बुक में आप इसका आंसर देख सकते हैं वो है ऑप्शन डी, संकटग्रस्त जो भी जीव होते हैं उनको इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है और उनको विशेष संरक्षण दिया जाता है। यानी संकटग्रस्त जीवों को दर्शाने हेतु रेड डाटा बुक का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है, यानी किन दो प्रमुख नदियों से मिलकर गंगा नदी का उद्गम होता है। आप विकल्प हैं आपके भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और यमुना, भागीरथी और सरस्वती या फिर अलकनंदा और गंडक। ये चारों विकल्पों को आप देख सकते हैं और आपको बताना है कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन से हैं। देखिए साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 13 है कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत नदी कौन सी हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन आपका ए, भागीरथी और अलकनंदा। कहा जाता है कि जो भागीरथी और अलकनंदा नदी है इन दोनों के संयुक्त जलधारा को गंगा नाम दिया गया है। ये नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से होते हुए गुजरती है। और ये नदी अपने अंतिम स्थान यानी जो बंगाल में आप देखेंगे कि जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसके पहले एक बहुत बड़े ही डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसे आप देख सकते हैं, सूर्य के संगठन में सहायक है, यानी आपने बताना है कि कौन सी गैस है जो सूर्य के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में है। आपके विकल्प हैं ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है आपका हीलियम एवं ऑक्सीजन, सी है हीलियम एवं नाइट्रोजन या फिर डी है हीलियम एवं हाइड्रोजन। आपने बताना है कि सूर्य के संगठन में कौन सी गैस सहायक है। देखिए, जो ये क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हीलियम एवं हाइड्रोजन। ध्यान रखेंगे कि सूर्य के संगठन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दो गैसें हैं वो है हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है। आपके विकल्प हैं भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर, बी ऑप्शन है कर्क रेखा पर, सी है मकर रेखा पर या फिर डी है ध्रुवों पर।
आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अगर पृथ्वी अगर आप देखेंगे अगर इसका एक ग्लोब बनाते हैं तो जो इसके मध्य से इसको दो भागों में जो काटती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी जो 0 डिग्री होता है उसे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। जबकि इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ अगर आप जाएंगे तो इसे कर्क रेखा कहते हैं। जो 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ है वो मकर रेखा है। इसके बाद आप 66.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ जाएंगे तो आर्कटिक, 66.5 नीचे आएंगे तो वो हो जाएगा अंटार्कटिक, और 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण को ध्रुव कहा जाता है। तो जो बीच की स्थिति है यानी जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, कहा जाता है कि यहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है और यहाँ पे दिन और रात की जो अवधि होती है वो समान होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो साथियों उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं कि निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटियों से होकर गुजरती है। आपके विकल्प हैं गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी या फिर गोदावरी यहाँ पे 2 बार हो गया है तो आप डी ऑप्शन को कृष्णा नदी जो है, डी ऑप्शन जो उसको भी ठीक है, आप गोदावरी की जगह पे गंडक नदी मान लें। अब आप बताएं कि निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या फिर गंडक। क्वेश्चन नंबर जो 16 है साथी उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी ताप्ती। ध्यान रखेंगे जो नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं ये दोनों ही रिफ्ट घाटियों से होकर बहती हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत में ऑलमोस्ट जितनी नदियां हैं वो अंततः बंगाल की खाड़ी की तरफ जाके गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर के साइड भी जाकर गिरती हैं और ये दोनों गिरने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियाँ गिरती हैं वो एस्चुरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट किन 2 देशों को अलग करती है। आपके विकल्प हैं भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं बांग्लादेश या फिर डी ऑप्शन है भारत एवं म्यांमार। ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है जो कि आप हमारे पिछले वीडियो में भी देखे होंगे कि लगभग ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, कई लोग पाक जल संधि के नाम पे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और भारत और पाकिस्तान आंसर समझ लेते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर जो 17 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी भारत एवं श्रीलंका। इन 2 देशों को अलग करने वाली जो जल संधि उसका नाम है पाक जल संधि। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ जलधारा दी गई है और दूसरी तरफ उसकी प्रकृति दी गई है। जो पहला विकल्प है वो है लेब्राडोर जलधारा, उसकी प्रकृति ठंडी है। बी है अगुलहास जलधारा गर्म, सी है क्यूरोसियो जलधारा वो भी गर्म लिखा है, और एक है गल्फ स्ट्रीम ठंडी। आपने बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा युग्म गलत है यानी सही सुमेलित नहीं है। देखिए साथियों जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। क्योंकि यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम का जिक्र है आप देख सकते हैं, जो गल्फ स्ट्रीम है वो ठंडी जलधारा ना होकर बल्कि गर्म जलधारा है, जबकि लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है, अगुलहास ये गर्म जलधारा है और क्यूरोसियो ये भी गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो से ध्यान रखेंगे ये जापान के पास 2 जलधारा है, एक ओयोसियो और एक है क्यूरोसियो। ओयोसियो जो है वो ठंडी है जबकि क्यूरोसियो गर्म है। वहीं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और यहाँ पे लिखा है ठंडी। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 18 में गलत सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 19 है निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। आपके विकल्प हैं एम.एस. स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है नॉर्मन ई बोरलाग या फिर सी ऑप्शन है बिरबल साहनी या फिर डी ऑप्शन है पंचानन माहेश्वरी। देखिए साथियों जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी नॉर्मन ई बोरलाग।
ध्यान रखेंगे इनके नाम पे बोरलाग पुरस्कार भी कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। जो हरित क्रांति, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को दो रूपों में पूछा जाता है। अगर ये पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है, तब तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। लेकिन अगर आपसे केवल ये पूछे कि हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है, यानी सबसे पहले किसने हरित क्रांति की शुरुआत कराई है, तो वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि दिन व रात होने का कारण क्या है, यानी जो दिन और रात होती है घटना वो किसके कारण होती है। आपके विकल्प हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, सी ऑप्शन है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या फिर डी ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। क्वेश्चन नंबर जो 20 साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ध्यान रखेंगे जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, यानी जो उसकी दैनिक गति होती है, उसके तहत दिन और रात की घटना होती है। जबकि इसका जो परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल से ऋतु परिवर्तन होता है, जबकि उसके अक्ष पर घूर्णन गति के कारण दिन और रात होने की घटना होती है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसे आप देख सकते हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। एक बार आप क्वेश्चन दोबारा सुन सकते हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। आपके विकल्प हैं नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है सफ़ेद, या फिर डी ऑप्शन है काला। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, काला। कहा जाता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो देखते हैं अगर वायुमंडल बीच से अगर हटा दिया जाए तो उन्हें इसका रंग पूरी तरीके से काला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो पहले पता होने पे ही अक्सर आंसर सही हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति है वो किधर से किधर की तरफ है। आपके विकल्प है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। आप सभी जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, तो जिन लोगों ने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है वो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर भी करते रहें, जिससे और भी साथी जो हैं वो इस चैनल से जुड़ते रहें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की तरफ। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं तो उनके जो घूमने की दिशा है या उनके परिक्रमा करने की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ ही है। लेकिन उसमें दो ग्रह ऐसे हैं, एक शुक्र और एक आप देखेंगे अरुण। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो अपनी कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो देख सकते हैं आप, चंद्र ग्रहण का कारण है। आप इसमें स्थितियों को देख सकते हैं और आपने बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, या फिर बी ऑप्शन है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सी ऑप्शन है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए साथियों, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए ये कहा जाता है कि सूर्य जो है वो अपनी स्थिति पे है, क्योंकि इसकी गति को लगभग नगण्य मान लिया जाता है। तो अब आपके पास बचते हैं पृथ्वी और चंद्रमा।
जबकि आपको पता है कि जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है, जबकि जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक ग्रह है। तो देखेंगे कि सूर्य, अगर हम यहाँ पे एक जगह सूर्य को रख देते हैं तो सूर्य अपनी एक स्थिति में हो गया। चंद्र ग्रहण से अर्थ है कि चंद्रमा का दिखाई न देना। तो चूंकि चंद्रमा जो दिखाई देता है, अगर सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी तभी चंद्रमा दिखाई देगी। तो अगर यहाँ पे बीच में पृथ्वी आ जाती है तो आप ध्यान रखेंगे सूर्य और उसके बाद बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो फिर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ पाएगा। तो अगर चंद्रमा पे नहीं पड़ता है तो फिर चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा। तो कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाती है तो फिर चंद्र में ग्रहण लग जाता है और चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। और इसी तरीके से यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आई तो आपने कहा चंद्र ग्रहण, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा अगर बीच में आ जाएगी तो फिर सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे नहीं पड़ेगी, तो पृथ्वी पे अंधेरा छा जाएगा, जिसे आप सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो पृथ्वी के लोग बोलते हैं कि हमें सूर्य नहीं दिखाई देता क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया। तो आप ध्यान रखेंगे, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन आपका सी। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। तो चंद्र ग्रहण से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, जिसके चलते सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ता, पूरी तरीके से पृथ्वी पर पड़ता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। यानी आपने ये बताना है कि कितने डिग्री देशांतर से 1 घंटे का अंतर हो सकता है। आपके विकल्प हैं 15 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, या फिर डी ऑप्शन है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर जो 24 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। देख सकते हैं आप, वो है 15 डिग्री। यहाँ आप ध्यान रखेंगे 1 डिग्री जो देशांतर होता है उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। तो अगर 15 डिग्री होगा तो 15 चौके 60, यानी 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का समय अंतराल हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे कि 1 डिग्री देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। और उसके साथ साथ अगर ये जैसे पृथ्वी को बीचों बीच ये जो GMT लाइन है, यहाँ से इसको अगर काटा जाए तो आप देखेंगे जो 0 डिग्री GMT जो कि लंदन से गुजरती है, तो इसके अगर इस साइड आप चलते हैं यानी पूरब दिशा में तो समय यहाँ पे इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ता है, और इसके बाएं साइड में जाते हैं तो समय क्या होता है, घटता है। तो आप देखेंगे जो भारत की स्थिति है वो GMT से, आप देखेंगे GMT से इस साइड में यानी 82 एंड 30 डिग्री मिनट, तो अब 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है भारत की स्थिति, इसी के चलते वो GMT से 5.5 घंटे आगे हो जाते हैं। यानी अगर GMT पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। ठीक है साथियों, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? आपके विकल्प हैं 11 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 111 किलोमीटर, या फिर सी ऑप्शन है 21 किलोमीटर, या फिर डी ऑप्शन है 121 किलोमीटर। जितने भी साथियों अगर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आज की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आप देख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन अगर आपने कॉन्सेप्ट पता है तो आसान है, अगर नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन आपसे गलत ही होंगे। देखिए साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 25 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। आप ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के ग्लोब पे जो उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर समय को दर्शाती हैं, जबकि जो ऐसे अगर आप देखेंगे पूरब से पश्चिम की तरफ जितनी रेखाएं हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो किसी भी देश की अवस्थिति, तापमान, जलवायु को डिसाइड करती हैं, और इन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में आप देखेंगे तो वो 111 किलोमीटर का अंतर होता है, जबकि देशांतर रेखाओं के मध्य 111.21 किलोमीटर का अंतर होता है, और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से भी संबोधित किया जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री देशांतर को, 66.5 डिग्री अक्षांश को या फिर 180 डिग्री देशांतर को? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 से साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर को। आप देखेंगे कि यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो 0 डिग्री देशांतर है उसे हम जीएमटी रेखा बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, प्रधान मध्याह्न रेखा। जबकि जो इसी के विपरीत अब जाएंगे तो जो 180 डिग्री देशांतर होता है, कहा जाता है यहाँ से पूरा एक 24 घंटे का अंतर हो जाता है, यानी दिन और रात में परिवर्तन हो जाता है। तो जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि यहाँ से डेट बदल जाते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, निम्न में से कौन कायांतरित सेल का उदाहरण है? आपके विकल्प है संगमरमर, चूनास्म, सी ऑप्शन है ग्रेनाइट या फिर डी ऑप्शन है कोयला। सेल आपको पता होगा कि जो सेल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित या फिर रूपांतरित सेल। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 27 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, संगमरमर। जो संगमरमर है उसे कायांतरित सेल का उदाहरण भी माना जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 28 है देख सकते हैं, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? आपके विकल्प हैं सागरीय तरंगों को, बी ऑप्शन है ज्वार भाटे को, सी ऑप्शन है भूकंपीय तरंगों को या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपने बताना है कि सिस्मोग्राफ जो है उसे किसे मापने के लिए काम में लिया जाता है। आप सभी हमारे साथ वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहें और इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन है उसे ध्यान से सुनते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 28 है आप देख सकते हैं, अग्निवलय किसे कहा जाता है? यानी इसे इंग्लिश में रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। आपके विकल्प हैं अटलांटिक परिमेखला से, हिंद परिमेखला, प्रशांत परिमेखला या फिर आर्कटिक परिमेखला। आपने बताना है कि अग्निवलय किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 29 है साथियों, अग्निवलय, आप ये ध्यान रखेंगे इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यानी ये वो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अक्सर आप देखेंगे भूकंप आते रहते हैं या फिर उनके अगल बगल ज्वालामुखियाँ का उद्गार होते रहता है, जहाँ से अग्नि निकलती रहती है, रोशनी निकलती रहती है, उसे हम अग्निवलय कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ज्वालामुखियों का सबसे ज़्यादा उद्गार क्षेत्र है वो है पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर की जो चारों तरफ की सीरीज़ है, यानी उसे प्रशांत परिमेखला कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी उधर ही पाए जाते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 30 है, विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत, क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं जापान, फिलीपींस, इक्वेडोर या फिर हवाई द्वीप। विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो कोटोपैक्सी है और आपने बताना है वो कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति क्या है। आप सभी जो भी आंसर कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर के साथ किया करें आंसर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों, जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी है, वो स्थित जो है वो है इक्वेडोर में। यानी इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? आपके विकल्प हैं हिमालय, एंडीज पर्वतमाला, काकेशस पर्वतमाला या फिर अलास्का। क्वेश्चन नंबर 31 आप एक बार दोबारा सुन सकते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है?
देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 31 है, सबसे बड़ी पर्वतमाला जो मानी जाती है वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वतमाला है, यानी ऑप्शन है आपका बी। एंडीज पर्वतमाला कही जाती है कि लगभग पूरे साउथ अमेरिका में फैली हुई है, और जो हिमालय का स्थान है वो इसके बाद है, यानी हिमालय का स्थान इसके बाद नहीं बल्कि तीसरे नंबर पे आता है, जबकि विश्व में सबसे लंबी जो पर्वतमाला मानी जाती है वो एंडीज पर्वतमाला को मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसे आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? आपके विकल्प हैं क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। आपने बताना है कि कौन सी गैस इसमें ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज जो है, इसमें जो भी प्रश्न हैं आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 32 है साथियों, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ कुछ फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे कि जो CO2 गैस है इसका एक अन्य नाम ग्रीन हाउस गैस है ही। इससे क्या तात्पर्य है तो इसे आप समझेंगे कि जो हमारा वायुमंडल है, जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच जो ये वायुमंडल की स्थिति है, तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और इन विभिन्न गैसों में आप देखेंगे बहुत कम मात्रा में CO2 गैस भी उसमें मिश्रित है। CO2 गैस की जो प्रकृति होती है वो सूर्य से आने वाली जो भी किरणें हैं, तो उनमें आने वाली सभी किरणों में से जो पराबैंगनी किरणें हैं तो जो पृथ्वी की तरफ आती हैं, तो उनके लिए देखेंगे कि जब आती हैं तो उनको तो ये आने देती है, लेकिन जब ये वापस पृथ्वी से टकराने के बाद ये जो भी किरणें वापस जाती हैं तो उनको ये रोकने का कार्य करती है। यानी जो पृथ्वी पे तापमान बना हुआ है वो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके होने से ही है। तो ये हमारे पृथ्वी पे तापमान को मेंटेन रखती है। अगर आप ऐसे मान लें कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने लगी तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा तापमान को हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में रोकेगी, और जैसे जैसे वो तापमान को रोकेगी तो पृथ्वी का तापमान, औसतन तापमान बढ़ने लगेगा, जिससे जितने भी ग्लेशियर हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, और जो भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं उनके डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे जो ग्रीन हाउस गैस में महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है वो खुद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही मानी जाती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों के लिए तो ये पारगम्य है, लेकिन जब यहाँ से प्रावर्तित किरणें होती हैं उनके लिए अपारगम्य बन जाती हैं। तो इसलिए इसकी सीमित मात्रा होनी चाहिए, होना इसका ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा होना नुकसानदेह है। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी पर्यावरण सम्मेलन होते हैं तो उसकी वहाँ यही प्लान बनाया जाता है कि कार्बन गैस के उत्सर्जन को कैसे रोका जाए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 33 देख सकते हैं। संसार में मछली पकड़ने के स्थान वहाँ पाए जाते हैं जहाँ, आपके विकल्प हैं ए ज्वार आते हैं, बी ऑप्शन है उष्ण और शीतल धाराएं मिलती हैं, सी ऑप्शन है भाटे आते हैं, या फिर डी ऑप्शन है ऊंची ऊंची तूफानी लहरें उठती हैं। आपने बताना है कि संसार में मछली पकड़ने के स्थान वहाँ पाए जाते हैं जहाँ। ये क्वेश्चन भी पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी समझ है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 33 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, उष्ण और शीतल धाराएं मिलती हैं। आप इसे ध्यान रखेंगे कि विश्व में मछली पालन या मछली उत्पादन से संबंधित आप देखेंगे कि जहाँ भी गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं तो कहा जाता है जहाँ पे जब दोनों ये धाराएं मिलती हैं तो वहाँ पे गहरा कोहरा छा जाता है, और इसके साथ साथ वहाँ पे एक वनस्पति होती है जिसको प्लैंकटन कहा जाता है, उसके उगने की सबसे ज़्यादा चांसेस वहाँ पे अनुकूल परिस्थिति बनती है। तो यानी जहाँ ठंड और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ प्लैंकटन नामक वनस्पति का विकास होता है, जो कि मछलियों का सबसे पसंदीदा भोजन है। तो जहाँ पे ये होगा वहाँ पे मछलियों की संख्या ज़्यादा होगी और वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए वो स्थान भी चर्चित होगा। आप देखेंगे चाइना में ऐसा जगह, और साथ साथ जापान में आप देखेंगे कि जो ओयोसियो और क्यूरोसियो एक ठंडी और एक गर्म जलधाराएँ हैं मिलती है, वहाँ भी मछली उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आप देख सकते हैं, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? स्थिति उसकी बतानी है। ऑप्शन है आपका नेपाल, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है तिब्बत, या फिर डी ऑप्शन है भूटान। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 34 से साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, तिब्बत के निकट मानसरोवर झील स्थित है, जहाँ से आप देखेंगे कुछ प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आप देख सकते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? आप देखेंगे भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? दक्षिण पूर्वी छोर पर, पश्चिमी तट पर, उत्तरी पश्चिमी भारत में, या फिर डी ऑप्शन है पूर्वी तट पर। क्वेश्चन नंबर 35 आप देख सकते हैं साथियों, पूछा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है। आप ध्यान देंगे कि ग्रीष्मकाल के बाद जो वर्षा ऋतु आती है, तो आप देखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा का कारक है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून को कहा जाता है। और ये देखेंगे जो भारत का पश्चिमी तट है, जिसे इसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है, तो यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक इससे होती है। तो जो भी ये मानसूनी, आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो मानसूनी हवाएं सबसे पहले आप देखेंगे भारत में केरल तट के पास टकराती हैं, तो भारत की जो स्थिति है वहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा इधर हो जाती है अरब सागर की शाखा, और एक शाखा हो जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो अरब सागर की शाखा है वो पश्चिमी घाट से होते हुए ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगी और ये मानसूनी हवाएं जाएंगी, जबकि ये जो शाखा है बंगाल की खाड़ी वाली, वो इधर पूर्वी तट के कुछ हिस्सों पे बारिश कराने के साथ साथ फिर ये पूर्वी हिमालय की तरफ बढ़ जाती हैं, जहाँ पे आप देखेंगे असम में मासीन राम गाँव है, जो कि तीन तरफ से गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों से घिरी, वहाँ बारिश कराती हैं। तो मानसून के इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी तट पे सबसे पहले टकराती हैं, वर्षा कराती हैं, यहाँ से दो भागों में बढ़ती हैं, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। लेकिन भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो देखेंगे एक पश्चिमी घाट और एक होता है उत्तर पूर्वी हिमालय। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होती है, तो यही सबसे ज़्यादा जैव विविधता का केंद्र भी है। तो भारत में जैव विविधता के दो प्रमुख केंद्र हैं, पश्चिमी घाट और हिमालय का उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ भी पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस मंडल में होता है? यानी मौसमी घटनाक्रम किस मंडल से संबंधित है? आपके विकल्प हैं क्षोभ मंडल, बी है मध्य मंडल, सी है आयन मंडल, या फिर डी ऑप्शन है समताप मंडल। आज की टेस्ट सीरीज के जो 50 क्वेश्चन है उसमें हमने ये पूरा प्रयास किया है कि ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक होते हैं उन सभी टॉपिक से कुछ न कुछ क्वेश्चन हो, और उनसे जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर मैं कर सकूं, और साथ ही उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको याद हो सके। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 36 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें जितनी भी मौसमी घटनाक्रम यानी आंधी, तूफान, बिजली का चमकना, ये सब जितनी घटना हैं वो सब पहले मंडल में होती है, जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसमें टेम्परेचर और सारी चीज़ों में आप बदलाव देखेंगे, लेकिन जो उसके बाद समताप मंडल पड़ता है, तो समताप मंडल में आप देखेंगे कि वहाँ पे मौसमी घटनाएं नगण्य हो जाती हैं, यानी लगभग 9 के बराबर। यहाँ एकदम अनुकूल दशाएं होती, इसलिए जितने भी जेट या फिर वायुयान हैं उन्हें उड़ाने की जो अनुकूल स्थिति है वो है समताप मंडल में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन था कि मौसम संबंधी परिवर्तन, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 37 है आप देख सकते हैं, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है आइसोबाथ, बी ऑप्शन है आइसोहाइट, सी ऑप्शन है आइसोराइम, या फिर डी ऑप्शन है आइसोनेफ।
देखिए हमारे चैनल पे जो भी इस समय टेस्ट सीरीज चल रही है, निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि नहीं हम लोग दिन भर में एक ही वीडियो आपके लिए लेकर आ पाते हैं, लेकिन प्रयास ये रहता है कि जो भी क्वेश्चन हो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। इसलिए हमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, ये आप निश्चित तौर पे इसके लिए तैयार रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 37 है साथियों, समान वर्षा वाली मात्रा को मिलाने वाली जो रेखा होती है, आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आइसोहाइट। उसे आइसोहाइट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 38 है, आप देख सकते हैं ये आयोग का बहुत ही पेड क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। कृत्रिम वर्षा जो आर्टिफिशियल रेन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके किया जाता है? आपके विकल्प हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर आयोडाइड या फिर डी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड, AgI2। आप ध्यान रखेंगे जो भी कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं उसमें सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है और इससे जिस पर्टिकुलर स्थान पे कृत्रिम बारिश करानी हो बारिश करा दी जाती है, यानी सिल्वर आयोडाइड। इसका जो आंसर सी है आप देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 39 है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं, यानी उसके जो 2 छोर हैं और उसके जो स्टेशन है उन्हें आपको बताना है, जो कि विश्व की सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। आपके विकल्प है मॉस्को और व्लादिवोस्टोक, बी ऑप्शन है लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक या फिर सी ऑप्शन है मॉस्को और क्रास्नोयार्स्क या फिर डी ऑप्शन है कोई नहीं इनमें से। आपने बताना है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो कहाँ से कहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर जो 39 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। आप ध्यान रखेंगे कि ये विश्व में जो सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है ये रूस में स्थित है। रूस से आप ये भी ध्यान रखेंगे, रूस एक ऐसा देश है जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा जिसका क्षेत्रफल है और यहाँ 11 टाइम जोनों में इसे बांटा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 40 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? आपके विकल्प हैं एशिया, यूरोप, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया या फिर डी ऑप्शन है अंटार्कटिका। आपने बताना है कि कौन सा महाद्वीप विज्ञान को समर्पित माना गया है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पे आमतौर पे कोई भी व्यक्ति या आप देखेंगे जितने भी और महाद्वीप हैं जीवन यापन करने के लिए लोग हैं यहाँ पे नहीं रहते। ये खास तौर से विज्ञान को समर्पित माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे रिसर्च सेंटर है हर एक देश ने अपना बनाया हुआ है। भारत के भी जो 3 रिसर्च सेंटर हैं जो अंटार्कटिका पे बने हैं, एक है आपका मैत्री, एक है भारती और एक है दक्षिणी गंगोत्री। ये तीनों जो हैं हमारे रिसर्च सेंटर वो आर्कटिका पे ही स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 आप देख सकते हैं, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, जो समुद्र की गर्म जलधाराएं हैं वो किस ओर जाती हैं। आपके विकल्प हैं ध्रुवों की ओर, बी ऑप्शन है भूमध्य रेखा की ओर, सी ऑप्शन है उष्णकटिबंध की ओर या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ऐसे ध्यान रखेंगे, मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जो 0 डिग्री एक अक्षांश रेखा होती है जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है
और ऊपर की तरफ आप देखेंगे 23.5 तो कर्क है, फिर नीचे मकर, एकदम ऊपर 90 डिग्री जाएंगे तो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो आप ध्यान रखेंगे जो गर्म जलधाराएं होंगी, यानी तापमान जहाँ ज़्यादा होगा, तो आप विषुवत रेखा पे आप देखेंगे यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, तो यहाँ से जो जलधाराएं चलती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं। तो हमेशा ही अपने अपोजिट डायरेक्शन, जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो ठंडे की तरफ चलती हैं, और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो गर्म की तरफ चलती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो विषुवत रेखा से किधर चलेंगी, विषुवत रेखा से वो ध्रुवों की तरफ चलती हैं, और जबकि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं जो कि ठंडे प्रदेशों में पाई जाएंगी तो वो ध्रुवों से किधर चलती हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा की तरफ। तो क्वेश्चन जो आपका 41 है कि समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं, तो वो भूमध्य रेखा से किसकी ओर जाती हैं, ध्रुवों की ओर जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का ए। उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 42 से आप देख सकते हैं, प्रवाल क्या है। इसे कोरल रीफ भी कहा जाता था। कि प्रवाल क्या है, आपके विकल्प हैं, एक वन कास्ट यानी एक जंगल की जो लकड़ी होती है वो है, या फिर बी ऑप्शन है एक समुद्री जीव, सी ऑप्शन है एक जड़ी बूटी, या फिर डी ऑप्शन है एक स्थलीय जीव। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 42 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक समुद्री जीव। हम देखेंगे समुद्रों में प्रवाल पाए जाते हैं, और जो विश्व में सबसे बड़ी एक प्रवाल भित्ति है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो हो भी गया, अगर आप ध्यान से सुने तो इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, किस देश में वो स्थित है। तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, या फिर अफ्रीका। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, चूँकि हमने अभी आपको जिक्र भी कर दिया था, वो है आपका कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति मानी जाती है वो कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपके विकल्प हैं लिम्पोपो नदी, जैम्बेजी नदी, कोलोरेडो नदी, या फिर कांगो नदी। आपने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने से तात्पर्य होता है कि उस रेखा से वो नदी 2 बार गुजरी हुई होती है। आप इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। देखिए अगर ये पृथ्वी हम लोग लेते हैं तो मैंने अभी आपको जो 3 रेखाओं का जिक्र किया, बीच में जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, फिर ऊपर 23.5 कर्क हो जाएगा और नीचे 23.5 मकर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे जो भूमध्य रेखा को 2 बार नदी काटती है, यानी ऐसे जाके फिर एक बार गुजरती है ऐसे नीचे, तो उसे हम, उसका नाम है कांगो जारे। कांगो जारे जो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जबकि कर्क रेखा को जो 2 बार नदी काटती है उसका नाम है, उसको आप देखेंगे वो है आपकी माही नदी। जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जबकि जो मकर रेखा है, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, मकर रेखा को जो काटती है वो है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन ए। तो ध्यान रखेंगे लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कांगो जारे भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 45 से आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। आपके विकल्प है कृष्णा नदी, बी है महानदी, सी है कावेरी, या फिर डी ऑप्शन है गोदावरी। बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर आप सभी करते रहें, ये सब आसान क्वेश्चन भी हैं जो कि कई बार पूछे गए एग्जामों में। देखिए ऑप्शन है जो आपका वो है डी। जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा नदी भी कहा जाता है, वयोवृद्ध नदी भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ, आप उसे देखिए। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलबद्ध देश कौन सा है। स्थलबद्ध यानी कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, इसे स्थलबद्ध भी कहा जाता है या लैंड लॉक्ड एरिया कहा जाता है। आपने बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलबद्ध देश है। आपके विकल्प है कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, या फिर लाओस।
देखिए साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 46 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाओस। जो लाओस है वो लैंड लॉक्ड एरिया है, यानी चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, यानी इसके कहीं भी कोई समुद्री सीमा इसकी नहीं लगती बल्कि भूमि से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 आप देख सकते हैं, मृत घाटी स्थित है, डेथ वैली इसे कहा जाता है, आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। ए ऑप्शन ए है सहारा मरुस्थल में, बी ऑप्शन है कालाहारी मरुस्थल में, सी है कैलिफोर्निया में, या फिर डी ऑप्शन है अरब में। ये सब जितने भी प्रश्न हैं आप देखेंगे कि विभिन्न यूपी के खास तौर से एग्जामों में पूछे गए हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 47 है, मृत घाटी, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया में स्थित है। इसको आप, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ामों में जब पूछता है तो अक्सर लोग कालाहारी मरुस्थल या सहारा करके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 आप देख सकते हैं, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपके विकल्प है कोलंबिया, जिम्बाब्वे, मलेशिया, या फिर डी ऑप्शन है भारत। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसे आप याद रखेंगे, ये भारत ही है, तभी इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो ये खुद भारत है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देख सकते हैं आप, ये कृषि का एक प्रकार भी है। सेरीकल्चर का संबंध है लाख से, रेशम कीट से, मधुमक्खी से, या फिर मछली पालन से। यह आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं सेरीकल्चर का संबंध किससे है। उम्मीद है आप सभी को पता भी होगा, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेशम कीट से संबंधित है, क्योंकि एपी कल्चर मधुमक्खी वाला है, जो रेशम कीट का है वो है सेरीकल्चर। ये रहा साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आप देख सकते हैं, और इसका मैं जिक्र ऊपर के क्वेश्चन में किया भी था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करें। प्लैंकटन क्या है? वन, धूमकेतु, कृत्रिम उपग्रह, या फिर समुद्री मछलियों का भोजन। बिल्कुल साथियों, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, समुद्री मछलियों का भोजन। तो समुद्री मछलियों का जो भोजन है उसे प्लैंकटन नाम दिया गया। मैंने ऊपर आपसे जिक्र किया था कि गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ मिलती हैं वहाँ ऐसे वनस्पति का विकास होता है। ठीक है साथियों, तो अब मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर अभी इस टेस्ट कंप्लीट होने के बाद अभी कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये टेस्ट सीरीज कैसा लगा, और आज के जितने भी क्वेश्चन थे आपको कैसे लगे, और उनके साथ साथ मैंने जो कॉन्सेप्ट थे उनका भी जिक्र किया है, जिससे आपको इन क्वेश्चन को याद करने समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो को आप ज़रूर से 1 से 2 बार और देखें, इसकी व्याख्या को सुने, तो ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। हम आगे भी इससे संबंधित और वीडियो आपको लेकर आते रहेंगे, लेकिन लास्ट में चलने से पहले हम चाहेंगे कि जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे थे आप ज़रूर से इसे लाइक और शेयर करें, और जो भी नए स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे करियर पॉइंट DLN चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी करियर पॉइंट नाम से सर्च कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो भी अभी ये वीडियो कंप्लीट हुई इसका टेलीग्राम पे मैं PDF फाइल आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।